आरव अपनी हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ आता था। शहर के छोटे से 2 BHK के फ्लैट के आगे उसे अपने मामा का बड़ा सा गांव का घर पसंद था। उसकी मामा को तो उसके आने की खुशी से भी ज़्यादा होती, मगर इस बार उसके मामा नहीं चाहते थे कि आरव वहाँ पर आए। आरव, इस बार तुम गांव मत आना, हम लोग तुमसे मिलने आ जाएंगे। मगर क्यों मामा? मैं तो सोच रहा था कि इस साल मेरे कॉलेज का आखिरी साल है, अगले साल मेरी जॉब लग जाएगी, फिर ना जाने कब छुट्टियां मिले। बेटा, मुझे पता है तेरा आने का बहुत मन है, मगर इस बार रहने दे। कहते हुए उन्होंने फ़ोन रख दिया। मगर आरव ने सोच लिया था कि वह इस बार बिना किसी को बताए वहां जाएगा, ताकि उसे पता तो चले कि उसके मामा ने उसे क्यों मना किया है। मामा का गांव थोड़ी सी ही ऊंचाई पर स्थित था, इसीलिए उसे पहाड़ी रास्ते पर पहुंचते पहुंचते अंधेरा होने लगा। ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण गाड़ी भी धीरे धीरे चल रही थी। तब अचानक एक अंधे मोड़ पर उसकी कार के सामने एक बुजुर्ग महिला आ गई। कार के हल्के धक्के से जमीन पर गिर गई। वो तो कार की स्पीड कम थी, इसीलिए तुरंत आरव का उस पर कंट्रोल आ गया, वरना उन्हें ज़्यादा चोट लग सकती थी। वह तुरंत गाड़ी से उतरा और उन्हें सहारा देकर उठाते हुए बोला, अरे आपको चोट तो नहीं लगी? आप अचानक से मेरी कार के सामने आ गई। बेटा, तेरी गलती नहीं है, मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दे। बेटा, आपको कहाँ जाना है बताइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। बस कुछ दूर जंगल लगते ही मेरा ठिकाना है, आइए आप कार में बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आरव के कहने पर बुजुर्ग महिला कार में बैठ गई और आरव कार चलाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद एक बड़ा पुराना सा घर आया। उस महिला ने आरव को कार रोकने के लिए कहा। आरव ने कार रोकी तो वह महिला बोली, शुक्रिया बेटा, तुमने मुझे यहाँ तक छोड़ा, अब मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ करना है, आओ मेरे साथ। उसकी आवाज़ में अजीब सा सम्मोहन था। आरव बिना कुछ सोचे उसके पीछे पीछे जाने लगा। तभी उसके मामा अचानक से वहां आ गए। आरव, रुको, कहाँ जा रहे हो? उनकी आवाज़ सुनकर आरव का सम्मोहन टूटा और वह उनकी ओर देखने लगा। अपने मामा को देखकर वह खुश होते हुए बोला, मैं आपको सरप्राइज़ देने वाला था और आपने यहाँ पहुँचकर मुझे सरप्राइज़ दे दिया। यह अम्मा जो मेरी गाड़ी से टकरा गई थी, मैं इन्हें छोड़ने के लिए यहाँ पर आया हूँ। कौन? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, कैसी बात कर रहे हो? देखो, अभी तो यहीं पर थी, यह रहा उनका घर। कहते हुए आरव ने जब देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था और घर की जगह जंगल था। यह कैसे हो सकता है? भी तो यहाँ पर एक बड़ा सा घर था। आरव की बातें सुनकर उसके मामा का चेहरा डर के कारण सफ़ेद हो गया। उन्होंने तुरंत आरव का हाथ पकड़ा और उसे कार में बिठाया और खुद कार चलाने लगे। कार के बैक व्यू मिरर से अभी भी उस औरत की भयानक शक्ल नजर आ रही थी। वह उड़ते हुए आरव के कंधे पर सवार हो गई। उस बुढ़िया के बैठने से आरव के कंधे में दर्द होने लगा। पूरा शरीर थकान से चूर हो रहा था। उसे लगा कि लंबी ड्राइविंग करके आया है, इस कारण थकान हो रही है। वह सीधे जाकर एक कमरे में लेट गया। मामा परेशान से उसके पलंग के पास बैठे थे। तभी वहां पर आरव की मामी आ गई और बोली, क्या हुआ, अब परेशान दिख रहे हैं? और आरव के आने की कोई खबर भी नहीं थी, फिर यह अचानक कैसे आ गया? कहाँ मिला आपको? आरव इस जंगल में था और किसी बुढ़िया के बारे में बात कर रहा था। मुझे तो डर है कि कहीं उस चुड़ैल का साया आरव पर ना पड़ गया हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप, शुभ शुभ बोलिए, कुछ नहीं होगा। वैसे हमने इसी कारण इस बार आरव को आने के लिए मना किया था, मगर फिर भी यहाँ आ गया। आप चिंता ना करें, कुछ भी गलत नहीं होगा। कल पुजारी जी से कहकर उसके लिए भी रक्षा सूत्र बनवा लेंगे। लगता है आरव थक गया है, जब वह उठेगा उसे भोजन करा देंगे। फिलहाल आप भोजन कर लीजिए। मामा बेमन से उसके पास से उठकर गए और भोजन करने लगे। जैसे ही वह आरव के पास से उठे, आरव ने अपनी आंखें खोल दी। आरव की दोनों आंखें बहुत लाल हो रही थी
वह किसी रोबोट की तरह अपनी जगह से उठा और खिड़की के रास्ते घर के बाहर चला गया। मामा को लगा वह अभी भी सो रहा है। तभी जानवरों की बाड़ी से जानवरों की तेज आवाज आने लगी। मामा उस आवाज को सुनकर घर के बाहर निकले तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए। आरव एक बकरी को जिंदा ही चबा रहा था। उसके हाथों और मुंह से खून बह रहा था। वह अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखों से अपने मामा की ओर देखकर मुस्कुराते हुए टुकड़ा उनकी ओर फेंक अपने हाथ और पैरों पर किसी जानवर की तरफ भागते हुए वह उनकी नज़रों से ओझल हो गया। मामा वही जमीन पर बैठ उस पल को कोस रहे थे जिस पल वो इस गांव में आए थे। अगले दिन पूरे गांव में हड़कंप था। कई सारे पालतू जानवरों के साथ साथ 2 नवजात बच्चों की लाश मिली थी। आरव भी नदी के किनारे बेहोश था। भैया मोहन, तुम किस्मत वाले हो। कल गांव में इतना आतंक हुआ मगर तुम्हारा भांजा फिर भी जिंदा है। लो इसे संभालो। नदी किनारे बेहोश पड़ा था। इसकी हालत तो देखो, शायद यह भी उस चुड़ैल का शिकार था। मामा ने डरते हुए आगे बढ़ा, आरव का हाथ पकड़ा और उसे घर के भीतर लेकर गए। आरव की आंखें अभी भी लाल हो रही थी। आरव के मामा को पता था कि अब आरव के ऊपर चुड़ैल का साया है। वह तुरंत पुजारी जी के पास पहुंचे और उन्हें सारी सच्चाई बता दी। पुजारी जी गुस्से में उनकी ओर देखकर बोले, वो कौन है और कहां से आई है कुछ भी पता नहीं, मगर इतना पता है कि वह आत्मा बहुत शक्तिशाली है। मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए मैंने सबकी सुरक्षा के लिए उन्हें रक्षा सूत्र दिए थे। सभी को आगाह किया था कि आने वाली पूर्णिमा तक किसी भी बाहर के लोगों को गांव में प्रवेश नहीं देना है, वरना उसके जरिए वह आत्मा इस गांव में आ जाएगी। मगर तुमने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना था। शायद अब जब तक पूर्णिमा को मेरे गुरु अपनी साधना पूर्ण कर यहाँ नहीं आ जाते तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता। पुजारी जी, मैंने उससे मना किया था, फिर भी ना जाने क्यों वो यहाँ चला आया। गांव में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे आरव का ही हाथ है। मोहन जल्दी चलो, तुम्हारा भांजा। मेरा भांजा क्या? तुम चलो मेरे साथ। गांव वालों के कहने पर मोहन तुरंत मंदिर से अपने घर की ओर रवाना हो गया। वहां पर आरव के सामने ढेर सारी मछलियां पड़ी थी जिन्हें वह कच्चा ही खा रहा था। उन मछलियों को खाते खाते अचानक आरव बेहोश हो गया। मामा जी ने उन्हें कुछ लोगों का सहारा लेकर कमरे में लिटाया और उसे कमरे के बाहर ताला लगा दिया। जब पूर्णिमा तक कोई भी इस कमरे का दरवाज़ा मत खोलना। यह तो तय है कि उस आत्मा का साया इस पर है, मगर हर बार तो यह आत्मा अपने शिकार को ही मार देती है, मगर इस बार वो इसके जरिए शिकार कर रही है। कुछ तो खास रहस्य है। वे लोग चर्चा कर ही रहे थे कि तभी एक साधु वहां पर आए। उन्हें देखकर पुजारी जी नमन करते हुए बोले, अरे गुरुदेव, आप यहाँ पर अचानक कैसे? पूर्णिमा को तो अभी 7 दिन बाकी है। ना जाने क्यों साधना में मेरा मन नहीं लग रहा था। बार बार मन विचलित हो रहा था, इसीलिए मैं अपनी साधना को छोड़कर आ गया। गांव के भीतर कदम रखते ही मुझे हकीकत का एहसास हो गया। मोहन, तुम्हारा भांजा कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि सतभिक्षा नक्षत्र की अमावस्या के दिन उसने जन्म लिया है। कोई भी बुरी आत्मा उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। गुरुजी, आपसे तो भविष्य और अतीत कुछ भी नहीं छुपा है। इस आत्मा का रहस्य क्या है? हजारों वर्ष से वह आत्मा अपनी मुक्ति की तलाश में भटक रही है। कई लोगों ने इसे बंधन में बांधा और फिर इसे बंधन से मुक्ति मिली। बंधनों से मुक्त होते होते यह बहुत शक्तिशाली हो गई। कुछ दिनों पहले किसी ने जंगल में खुदाई कर कलश को बाहर निकाला है, जिससे यह आत्मा आज़ाद हुई है। गुरुजी की बातें सुनकर सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, मगर किसी को भी नहीं पता था कि वह खुदाई किसने की। जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। आज सतविसा नक्षत्र की अष्टमी है। आज रात हम उस आत्मा को मुक्त करने का प्रयास कर सकते हैं। बताइए क्या करना होगा? जंगल में जाकर उस कलश को ढूंढकर रात होने के पहले यहाँ पर आओ। कुछ गांव वाले तुरंत गुरुजी के कहने पर कलश को ढूंढने के लिए जंगल में चले गए और कुछ देर की मेहनत के बाद वह कलश उन्हें मिल गया।
वे लोग कलश लेकर आए तब तक गुरुजी ने पूजा की पूरी तैयारी कर ली थी। आरव के मामा उसके कमरे से बाहर लेकर आए। आरव अपनी लाल आंखों से गुस्से में सबकी ओर देख रहा था। गुरुजी ने उस कलश के अंदर जलता हुआ कपूर और नारियल और कुछ लौंग के टुकड़े डाले और कुछ मंत्र का उच्चारण करने लगे तो आरव चीखने लगा और कुछ देर बाद उसके शरीर के अंदर से एक काला धुआं निकलकर उस कलश के अंदर समाहित हो गया। आरव, इस कलश को लेकर इस लकड़ी के ढेर पर रखो। आज इस आत्मा का अंतिम संस्कार कर उसे मुक्ति दिला दो। गुरुजी के कहने पर आरव ने उस कलश का विधिवत अंतिम संस्कार किया और उस आत्मा को मुक्त कर दिया। ऐसी और भी डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी हंगर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।